लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है क्रूर निर्दयी बहू। आज बहुत दिनों बाद पूर्णिमा अपनी माँ यशोदा देवी से मिलने आ रही थी। मन ही मन दमा की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वो अपने मायके ज्यादा नहीं आती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भुलाकर आ जाया करती। पूर्णिमा का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। पूर्णिमा अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है, और वहीं विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही पूर्णिमा ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी ज्योति बाहर निकल कर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया। फिर फीकी हंसी के साथ नमस्ते राम राम की औपचारिकता पूरी की तो पूर्णिमा बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी, माँ जी तो अपने कमरे में सोई हैं, कहते हुए ज्योति रसोई घर में चली गई। अरे सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही पूर्णिमा बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए पूर्णिमा ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। न जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी यशोदा देवी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक है बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही यशोदा देवी कांपते स्वर में बोली। तो पूर्णिमा ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा, फिर नाड़ी की गति देखी, सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए यशोदा देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी पूर्णिमा अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर यशोदा देवी जैसे ही उठने लगी तो पूर्णिमा उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया, उसी समय यशोदा देवी के मुंह से एक चीख निकली और वो दर्द से कराहने लगी। पूर्णिमा यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ? पूर्णिमा ने चौंकते हुए कहा। तभी यशोदा देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि यशोदा जी कुछ बोलती, दरवाजे से ज्योति चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने यशोदा देवी की बाजू को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि यशोदा देवी की रूह तक कांप गई। अपने भाभी के जवाब पर पूर्णिमा उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि पूर्णिमा का भाई राजेश कमरे के अंदर आया और पूर्णिमा ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई राजेश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी ज्योति ने ही दे दिया और बोली,
दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे के भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही पूर्णिमा का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। पूर्णिमा का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा पूर्णिमा और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वो अपनी माँ को कहाँ रखती, कहीं अपने ससुराल में ही कलह क्लेश न शुरू हो जाए, ये सोचकर वो चुप रह जाती। पूर्णिमा ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताए और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नजर बरबस उन दोनों पर बनी हुई थी। पूर्णिमा ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब पूर्णिमा अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी ज्योति रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही पूर्णिमा दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी ज्योति के गुनगुनाने की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान बनकर रहिए, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूर्णिमा डबडबाई आंखों लिए घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से गुड़गांव के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर पूर्णिमा बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है, लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही हैं। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। पूर्णिमा की बात सुनकर राजेश चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि ज्योति ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर पूर्णिमा ने उसे कुछ न कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही ज्योति अपनी सास के कमरे में आई और यशोदा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण यशोदा देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी ज्योति रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करेगी अपनी बेटी से? ज्योति की कड़कती आवाज सुनते ही यशोदा देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए ज्योति बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैं तो किसी को कुछ नहीं बताया।
यशोदा देवी डरी आवाज में बोली, हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो। ज्योति ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। यशोदा देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी ज्योति बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू, यशोदा देवी कांपते हुए बोली, और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल राजेश और ज्योति का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। यशोदा देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि ज्योति और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी राजेश नहीं माना। उधर ज्योति ने भी जिद ठान ली कि वो शादी करेगी तो केवल राजेश से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और ज्योति इस घर में बहू बनकर आ गई। राजेश चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी मां को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन ज्योति को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वो संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना और फजूल खर्ची करना ही उसकी आदत बन गई थी। अक्सर राजेश के काम पर जाने के बाद वो घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी, और जब घर पर भी रहती थी तब भी कोई जिम्मेवारी नहीं संभालती थी। यशोदा देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो ज्योति उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में राजेश ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में तो जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि राजेश और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए ज्योति ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। ज्योति के पिता पुलिस में थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो ज्योति का उस घर में एक छत्र राज हो गया और यशोदा देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वो कोई जवाब न दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन पूर्णिमा को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक राजेश घर पहुंचा तो उस समय ज्योति घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। ये सोचकर राजेश माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रह कर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। राजेश ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल यशोदा देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राजेश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती हैं। राजेश ने वह डायरी निकाली और खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राजेश मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वो और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे राजेश की शादी का दिन है, लेकिन उसके बाद
पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर यशोदा जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। राजेश यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वो इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं, यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। ज्योति ने आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संयत किया। उसका एक दिल तो किया, अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राजेश बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में खून उतर आया। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वो धम्म से जमीन पर बैठ गई। पूर्णिमा के बेटे सोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। माँ, आखिर हुआ क्या है? 16 वर्ष के सोनू ने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन पूर्णिमा तो खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि सोनू की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर सोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वो तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर पूर्णिमा भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राजेश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही पूर्णिमा अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। पूर्णिमा को फिर से वहां देखकर ज्योति चौंक गई। क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आदम की? व्यंग कसते हुए ज्योति ने पूर्णिमा को तिरछी निगाहों से देखा तो पूर्णिमा बोली, वो क्या है ना कि सोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और सोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ ज्योति बोली और नजरें तरेरते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को राजेश घर लौटा तो अपनी पत्नी ज्योति से बोला, ज्योति, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चलें? और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है ना। ज्योति को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वो बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गए। पूर्णिमा और सोनू के पास केवल शाम तक का समय था। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी पूर्णिमा बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है
तो सबसे पहले वो कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वो तांडव करेगी, हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर सोनू बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी। और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो वहीं राजेश ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा यशोदा देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और पूर्णिमा ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। यशोदा देवी यह सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी सोनू बोला, नानी, हमने यह कैमरा लगाए हैं। अब मामी जो कुछ भी करेगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर जहां यशोदा देवी आश्वस्त हो गई, वहीं पूर्णिमा की चिंता और बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज्यादा दिन इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय राजेश अपनी पत्नी ज्योति के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर से ही खा कर आए थे, इसलिए ज्योति अपने कमरे में सोने चली गई। पूर्णिमा भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद यशोदा देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर राजेश सोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह राजेश अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौट कर आने में करीब 10 बज गए। राजेश घर लौटा तो ज्योति बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो राजेश ने कहा, यह उसका मायका है और वो जब चाहे, जितने दिनों के लिए चाहे, अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए राजेश अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी ज्योति भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर राजेश परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? राजेश ने पूछा तो ज्योति बोली, हाँ, मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए। वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। यह सुनते ही राजेश चौंक गया। क्या 10 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वो पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ में क्यों लगाया? राजेश भड़क उठा तो ज्योति गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वो थोड़े पैसे नहीं थे ज्योति, पूरे 10 लाख रुपए थे। कहते हुए राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर यशोदा देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में ज्योति यशोदा देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाते रहोगी। तभी यशोदा देवी बोली, बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है। आज मुझसे यह झाड़ू पोंछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि ज्योति, जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, यशोदा देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा,
अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही यशोदा देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर ज्योति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही बार काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर यशोदा देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई यशोदा देवी आखिर वो गलती कर बैठी जिसका आदेश पूर्णिमा को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंड तो अब खत्म ही हो जाएगा। तेरी हर बात, हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। यशोदा देवी के इतना कहने पर ज्योति की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा? कैमरा? हाँ, कैमरा। अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई ज्योति बोली तो यशोदा देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर ज्योति घबरा गई। फिर बोली, अच्छा, तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींच कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर ज्योति ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही राजेश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अब भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी यशोदा जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज़ के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें ज्योति और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी यशोदा देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज़ रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ राजेश वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि यशोदा देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। ज्योति और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वो आज तक यह हरकतें करती आई थी, वो पिता भी कुछ नहीं कर सकता था अपनी बेटी को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में पूर्णिमा भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद ज्योति के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और ज्योति और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान यशोदा देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो ज्योति को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुना दी गई।
और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। एचटीसी आज सोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल यशोदा देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि राजेश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।